एक बाप अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही लाड और प्यार के साथ करता है। वो बाप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, वो बेटी भी पढ़ने लिखने में काफी तेज और दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। लेकिन उस बेटी की एक छोटी सी गलती की वजह से ही मात्र 22 साल की छोटी उम्र में ही उसे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हरियाणा से है। हरियाणा में ही एक शहर पड़ता है बल्लभगढ़, और इसी बल्लभगढ़ के अंदर एक इलाका पड़ता है सुभाष नगर। इसी सुभाष नगर का रहने वाला है अमन सिंह। अमन सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कविता और छोटी बेटी का नाम राधिका है। कविता की शादी को 4 साल बीत चुके हैं और राधिका, जिसकी उम्र है 22 साल, वो BCA की पढ़ाई कर रही है। अमन सिंह नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ये बात है 5 फरवरी की शाम के लगभग 4 बजे की, जब राधिका अपनी माँ से कहती है कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन उसके जाने के 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब राधिका घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ परेशान होकर उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगता है। इसके बाद तो राधिका की माँ बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन राधिका का मोबाइल हर बार ही स्विच ऑफ बता रहा था। देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं। तब राधिका की मां परेशान होकर अपने पति अमन सिंह को कॉल करके राधिका के बारे में बताती है। और जैसे ही अमन सिंह को इस बात के बारे में पता चलता है कि उसकी बेटी 4 बजे से घर से निकली हुई है और अब रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी है, तब वो परेशान होकर अपने सारे काम धाम बीच में ही छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। अमन सिंह हर जगह पर अपनी बेटी राधिका को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद अमन सिंह अपने ही इलाके में पड़ने वाले आदर्श नगर थाने में जाकर अपनी बेटी राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हर जगह पर राधिका की तलाश करती है, लेकिन तब भी राधिका के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। अब इस बात को आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर किसी की जवान बेटी अचानक ऐसे गायब हो जाए तो फिर उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। इधर राधिका के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। ना तो राधिका घर लौट कर आती है और ना ही पुलिस वालों को भी उसके बारे में कुछ पता चलता है। पुलिस वाले ये अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है किसी फिरौती मांगने वाले ने राधिका का अपहरण कर लिया होगा, या फिर राधिका अपने आशिक के साथ फरार हो गई होगी। लेकिन इस घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब किसी फिरौती मांगने वाले का फोन नहीं आता, तब पुलिस वालों को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि राधिका अपने आशिक के साथ ही भाग गई होगी। इसके बाद पुलिस वाले राधिका का पता लगाने के लिए उसकी CDR निकालते हैं, और जैसे ही CDR निकाली जाती है तब पुलिस वालों को उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर राधिका लगातार बात करती आ रही थी। और जैसे ही उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तब पता चलता है कि वो नंबर किसी वीरेंद्र दयाल के नाम से रजिस्टर्ड था, और वीरेंद्र दयाल कोई और नहीं बल्कि अमन सिंह का ही दामाद है। और पुलिस वाले जब अमन सिंह से वीरेंद्र दयाल के बारे में पूछताछ करते हैं, तब अमन सिंह कहता है कि साहब, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों में जीजा साली का रिश्ता है। इसीलिए राधिका अक्सर हमारे सामने ही वीरेंद्र से फोन पर बातचीत करती रहती थी। इसके बाद पुलिस वाले अमन सिंह से कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है। तब अमन सिंह 4 से 5 लोगों का नाम पुलिस को बताता है, और पुलिस उन्हें बारी बारी से थाने में बुलाकर उनसे राधिका के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन तब भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस वाले अमन सिंह से कहते हैं कि हम एक बार तुम्हारे दामाद वीरेंद्र दयाल से पूछताछ करना चाहते हैं, और अमन सिंह पुलिस वालों को इजाजत दे देता है। और पुलिस वाले अमन सिंह को थाने में बुलाकर उससे राधिका के बारे में पूछताछ करते हैं,
लेकिन वीरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि मैं तो खुद अपनी साली राधिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और पिछले 1 महीने से मेरी राधिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और इसी बात को लेकर पुलिस वालों को वीरेंद्र पर शक हो जाता है और पुलिस वाले वीरेंद्र के सामने राधिका की सीढ़ियां रख देते हैं, जिसे देखकर वीरेंद्र के पसीने छूट जाते हैं और वीरेंद्र अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वीरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि मैं राधिका को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल चुकी थी, इसीलिए मुझे उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। और जब इस बात के बारे में राधिका के माँ बाप को पता चलता है, तब उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी इस कदर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी थी। दरअसल जब अमन अपनी बेटी कविता की शादी वीरेंद्र दयाल के साथ करता है, तभी राधिका भी अपने पैर जवानी की दहलीज पर रख रही थी। राधिका दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए वीरेंद्र की नीयत अपनी साली के लिए खराब हो जाती है। अब क्योंकि दोनों में जीजा साली का रिश्ता था, इसीलिए दोनों में काफी हंसी मजाक भी चलता था और हंसी मजाक चलते चलते ही वीरेंद्र अपनी साली राधिका के साथ गंदे गंदे मजाक भी करता था। दरअसल वो मजाक के जरिए ही राधिका को अपने वश में करना चाहता था और राधिका को भी इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वीरेंद्र आखिर असल में चाहता क्या है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं राधिका भी वीरेंद्र की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसीलिए दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग शुरू होते ही दोनों घर वालों से चोरी चुपके मिलते और संबंध भी बनाते थे। और जैसे ही इस बात को 1 साल बीत जाता है, तब राधिका वीरेंद्र से शादी करने के लिए कहने लगती है और जब इनके अफेयर को 1 साल बीत जाता है, तब राधिका भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। दरअसल वीरेंद्र सोचता था कि वो अपनी साली से मजे लेने के बाद उसे छोड़ देगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद राधिका लगातार वीरेंद्र के ऊपर दबाव बनाने लगती है। लेकिन वीरेंद्र तो असल में राधिका के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो बस उसके साथ झूठे मूठे वादे करता था। इस घटना से 15 दिन पहले वीरेंद्र राधिका को मिलने के लिए बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर बुलाता है और जब राधिका उसे मिलने के लिए वहां पर जाती है, तब वीरेंद्र उसे अपनी बाइक पर बिठाकर इधर उधर घुमाने लगता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही रात के 7 बजते हैं, तब वीरेंद्र राधिका को नदी के किनारे लेकर चला जाता है और दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और राधिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है, तभी वीरेंद्र उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोट देता है और तब तक घोट के रखता है जब तक कि राधिका की सांसों की डोर नहीं टूट जाती। राधिका के मरने के बाद वीरेंद्र उसकी लाश को नदी में ही फेंक देता है और उसके मोबाइल की स्विच ऑफ करके अपने घर चला जाता है। वीरेंद्र को लग रहा था कि उसके इस जुर्म का कभी भी पर्दाफाश नहीं होगा, लेकिन वीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और वीरेंद्र की तहरीर पर ही उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।